गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे चाइनीज़ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हैं, सीपेक के प्रोजेक्ट के साथ उनकी एसोसिएशन है, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से, वहाँ पर काम करते रहे हैं। लेकिन अभी जब कराची का हमला हुआ, उसके कुछ दिन के बाद जितने भी ये सेंटर्स थे, तकरीबन 7 सेंटर्स हैं ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में, उन सब के अंदर जितने लोग काम कर रहे थे चाइनीज़ थे, चाइनीज़ नेशनल्स थे, तो उनको अपनी हुकूमत ने वापस बुला लिया और उन्होंने भी काम करने से इनकार किया। एक अफ़सोसनाक ख़बर ये है कि हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स इस वक्त इन सेंटर्स में ज़ेर तालीम है, लैंग्वेज के कोर्सेस के हवाले से या मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ के हवाले से वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब उनकी एजुकेशन का क्या होना है या जो भी है, और सबसे बढ़कर ये सेंटर्स सीपेक के साथ कायम हुए थे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो लैंग्वेज का बैरियर है, वो पाकिस्तानियों को चाइनीज़ समझ नहीं आती और चाइनीज़ को पाकिस्तानियों की लैंग्वेज कम समझ आती है, तो वो जो बैरियर है, जो एक बीच में एक गैप है, वो इसके थ्रू ख़त्म होगा। लेकिन जो हमने देखा कि एक हमला हुआ एक बीएलए की सुसाइड बॉम्बर की तरफ से, शारी बलोच की तरफ से, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। डिटेल में जाएंगे कि और क्या हो रहा है इस वक्त कराची में और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं चाइनीज़ टीचर्स के हवाले से जो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो शारी बलोच ने हमला किया, उसके बाद उन लोगों ने पाकिस्तान में काम करने से इनकार किया, और यकीनन एक ऐसा अटैक जिसमें 3 चाइनीज़ और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर की जान गई थी। मेरे ख़्याल में अगर कहीं पे भी इस किस्म की सिचुएशन हो तो वहाँ पे, और स्पेशली जो टीचर्स या इस तरह का स्टाफ होता है, वो काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि एक बड़े सिक्योर एरिया में उनका जो रिहाइश थी वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर थी, और उनका जो ऑफिस था वो भी सेंटर था, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर था। बट वो सारी चीज़ें होने के बावजूद ये चीज़ पॉसिबल हुई और उनके ऊपर वो हमला किया गया और वो उनकी जानें गई। अब 2 दिन पहले बलूचिस्तान में एक होशाब का एक इलाका है, वहाँ पे एक ऑपरेशन में एक और फीमेल सुसाइड बॉम्बर जो है वो पकड़ी गई है, और वो भी ताल्लुक़ उसका जो है बीएलए के मजीद ब्रिगेड से है। यकीनन हुकूमत इसके ऊपर, और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इसके ऊपर काम तो कर रही थी, कर रही है, और मेरे ख़्याल काम कर रही होंगी, बट इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो हल नहीं हो रहा। इसके साथ साथ उस अटैक के बाद 2 और बम ब्लास्ट हुए कराची में। एक हुआ कराची सदर में और दूसरा हुआ बोल्टन मार्केट के अंदर। ये भी कारोबारी इलाका है, बिज़नेस हब है कराची का। वैसे ही कराची पाकिस्तान का बिज़नेस सिटी है और सबसे बड़ा बिज़नेस हब उसे ही कहा जाता है, क्योंकि 2 सी पोर्ट्स भी वहाँ पर है, और बड़ी जो कंपनीज़ काम करती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें कराची में वाक़या है। फिर ये चीज़, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिंधु जो देश आर्मी है, लिबरेशन आर्मी है, एसआरए, उन्होंने कबूल की है, और कहा यह जा रहा है कि इनको आपस में कुछ तंजीमें मिलकर ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले जब नोशकी का अटैक हुआ था, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये अकेले बीएलए की कार्रवाई नहीं है, और फिर बाद में वो रिपोर्ट्स भी आई कि हाँ, टीटीपी ने उनको कुछ सपोर्ट दिया था, जिसकी वजह से उनके लिए ये कार्रवाई मुमकिन हुई नोशकी और पंजगूर के अंदर। फिर कराची में
काफ़ी बड़े ऑपरेशंस हुए और काफ़ी सारे जो टेररिस्ट थे उनको ख़त्म भी किया गया। लेकिन अब भी खबरें ये है कि वहाँ पे जो फुटप्रिंट्स हैं टीटीपी के स्पेशली वो भी है, और इसके साथ-साथ यकीनन बीएलए को भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और साथ में सिंधु देश लिबरेशन आर्मी। तो ये 3 वो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और कराची क्योंकि एक ऐसा शहर है जिन जिन लोगों ने देखा हुआ है कि वहाँ पे आपको तकरीबन हर कम्युनिटी का आदमी मिलेगा। एक बड़ा शहर, एक बड़ी पॉपुलेशन, बलोच भी रहते हैं वहाँ पे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भी मोर देन 5 मिलियन पश्तून्स भी रहते हैं। हमारे हज़ारा डिवीज़न के लोग जो हिंदू स्पीकिंग है वो भी रहते हैं, पंजाब के भी लोग रहते हैं, सिंध के भी, इंटीरियर सिंध के लोग भी वहाँ पे काम करते हैं, और कराची की अपनी जो पॉपुलेशन है वो भी जो आबाई कराची की है शुरू से, जिनके आबा व अजदाद कराची के हैं, तो वो भी एक बड़ी पॉपुलेशन है। तो ये मुख्तलिफ लोग मिलकर मतलब वहाँ पे रह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन यकीनन कोई तो उनको सपोर्ट करता है। मेरे जैसे दूसरे कोई आम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट किसी न किसी तरीके से करते हैं, तो ये वाक़यात मुमकिन होते हैं। क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान में असला भी अवेलेबल होता है, आपको एक्सप्लोसिव भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी कार्रवाइयाँ करना इतना भी आसान नहीं है जिस तरीके से ये कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक दूसरे को मुख्तलिफ़ किस्म की सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इन हमले हमले करने में कामयाब होते हैं। और कराची को जब ये हमला हुआ तो मैंने आपको बताया था कि एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का बड़ा हमला हुआ कराची में, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ था और उसको भी नाकाम बनाया गया था। उससे पहले चाइनीज़ कॉन्सुलेट में हुआ था, और उसके बाद ये चाइनीज़ जो टीचिंग स्टाफ था इनके ऊपर हुआ, और उसके फ़ौरन बाद ये 2 जो अटैक्स हुए, एक सदर मेन इलाका है और दूसरा जो बोल्टन मार्केट है वहाँ पर। इसके साथ-साथ कुछ अरसा पहले, 1-2 माह पहले, एक मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक रेलवे ट्रैक के ऊपर एक्सप्लोसिव फिट किया गया था, और उसको ट्रैक का जो टुकड़ा था उसको कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया था। और इस तरह की कार्रवाइयाँ, गुरीला जो कार्रवाइयाँ होती है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। उसमें बीएलए भी शामिल है, उसमें सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी शामिल है, और टीटीपी का खैर तरीक़ाकार और है। उनको अभी तक अगर उनकी एक आप हिस्ट्री निकाल लें 10-15 सालों की, तो उनका तरीका जो है वो और है। वो थोड़ा-सा इससे फ़र्क है। वो बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग के ऊपर यकीन रखते हैं, एम्बुश करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, स्पेशली हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पुराने फाटा वाले इलाके में। और इसके साथ-साथ वो मतलब दूसरे हमले भी जो है, असॉल्ट्स जो है जिसको कहा जाता है, वो भी करते हैं और अपने आप को फिर उड़ाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे लगता ऐसे हैं कि सिंधु देश को और बाकियों को शायद नहीं, बल्कि अब यकीन से, क्योंकि रिपोर्ट्स भी अब ये आई हैं इस दूसरे ब्लास्ट के बाद कि इस तरह की कोई वेंचर है। खैर, हुकूमती रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रॉ ने ये किया है, लेकिन उसके लिए भी आपको यकीनन लोकल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं हो सकता कि रॉ अगर कोई काम करती है या आईएसआई कोई काम करती है तो वो खुद जाके वहाँ पे उनके लोग जाके ये चीज़ करते हैं। उसके लिए भी आपको जो लोकल सपोर्ट है वो सबसे बेसिक है, वो चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सिंधु देश, बीएलए या फिर टीटीपी वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, हो सकता है उनको कोई ना कोई सपोर्ट करता होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होती होगी या कुछ और होता होगा, बट वो जो भी कर रहा है, वो रॉ कर रहा है, वो ईरान की कोई एजेंसी कर रही है, वो यूएई की कर रही है, अफ़गानिस्तान की एनडीएस कर रही है, या कोई भी कर रहा है। लेकिन उनको वो इतने स्ट्रेंथन हुए हैं कि वो अपने जो कार्रवाई है उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़, यकीनन मैं इससे इनकार नहीं करता कि नहीं पकड़ती। मैंने आपको बताया कि सीटीडी और उसके साथ जो लोकल पुलिस ने उशाब में जो
آپریشن کیا، وہاں پہ ایک فیمیل سوسائڈ بومر کو پکڑا اس نے۔ ایسے بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شاید اس کی خبریں کم آتی ہیں، لیکن کیونکہ اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے کسی مارکیٹ میں، کسی پبلک پلیس پہ، یا کئی فورسز کے اوپر، جس طرح میران شاہ میں ایک دو دن پہلے ہوا ٹی ٹی پی کی طرف سے، تو اس کی خبریں زیادہ بنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں پکڑے جاتے، لیکن پکڑنے کے باوجود ان کا جو کارروائی کرنے کا جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ وہ اب بھی یعنی وہ سکسیسفل ہیں۔ اگر وہ 10 پلان کرتے ہیں تو اس میں سے 7 میں وہ کامیابی ان کو ہوتی ہے، 3 میں شاید ان کو ناکامی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ریشو ہے۔ اگر 10 میں سے 2 ان کے کامیاب ہوتے اور 8 یا 7 ناکام ہوتے تو پھر یقیناً یہ چیز حوصلہ افزا تھی، لیکن یہ والی سچویشن حوصلہ افزا نہیں ہے۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ یقیناً بہت پرانے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہمالیہ کی پہاڑ سے اوپر اور سمندر سے گہرے۔ اگر وہ نہ بھی ہو تو ایک پریشر پاکستان کے اوپر اس وقت، ایک تو اس طرح کے حملے ہونا، اس سے بھی آپ کے جو اگر فورن انویسٹمنٹ تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے وہ بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ نہیں آتے۔ پھر اگر چائنیز، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بڑے یہ سخت قسم کے لوگ ہیں، دنیا کے، پاکستان کے علاوہ یہ دنیا کے ان کنٹریز میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ بہت بڑی انسرجنسی ہوتی ہے، اور یقیناً اس سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سستی میں وہ ساری چیزیں ان کو مل جاتی ہے، جو دوسرے ملک میں اگر وہ کریں گے جہاں پہ اسٹیبلٹی ہے تو فائدہ ان کی کمپنیز کو نو ڈاؤٹ کہ بہت ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ جانوں کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے بھی ان کو پے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس طرح کی انسرجنسی ہے جو یوگانڈا میں ہے یا پھر کسی اور جو ویسٹ افریقن کنٹریز کے اندر ہے، سوڈان میں ہے، اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی سٹیبلٹی بھی نہیں ہے کہ اگر اسٹیبل ملک کی ہم بات کی جائے تو اس طرح کی نہیں ہے، اور سچویشن ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دن بدن مزید ان چیزوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ تو ایک تو نئی حکومت کے اوپر اکانومی کا بہت پریشر ہے، سیکنڈلی جو بھی آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ گھیر رہے ہیں، بہت مضبوطی کے ساتھ اپنا شکنجہ انہوں نے ٹائٹ کیا ہوا اور وہ مزید کر رہے ہیں۔ تو آپ کی فورسز کے اوپر بھی پریشر، ساتھ میں پھر عمران خان صاحب جو اپنا ایک نیریٹو لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی یقیناً ہماری فورسز کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اس کا پریشر یقیناً ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا پریشر نہیں ہے، بالکل میں اکثر آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ وہ پریشر ہے جو میرے خیال میں بے جا ہے اور غلط ہے، لیکن بہرحال ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کوشش بھی کریں کہ چائنا کا دورہ بھی کریں، ان کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں قرضوں کی اور باقی چیزوں کی وہ بھی کریں، لیکن آپ نے دیکھا داسو ڈیم کا اٹیک ہوا، 11 لوگ کی جانے گئی اور ابھی 3 کی، تو پریشر پاکستان کے اوپر نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، اور ایک طرف آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ نے ان لوگوں سے بھی لڑنا ہے۔ خیر کیا ہو رہا ہے، مراد علی شاہ صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں، سی ایم سندھ جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن پکڑیں گے تو پھر نہیں چھوڑیں گے ابھی، کیونکہ پکڑائی نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ، اور وہ اپنی کارروائیاں کرتے جا رہے ہیں۔ خیر اینی وے کیا ہوتا ہے، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔